नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। कनाडा पर भारत का सख्त रुख। कनाडा के आरोप को बताया बेतुका और दुर्भावना से प्रेरित। कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब। कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को 5 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश। यूक्रेन के लवीव में रूसी सैनिकों ने किया ड्रोन हमला, एक व्यक्ति की मौत। अमेरिका ने मित्र देशों से यूक्रेन को और वायु रक्षा प्रणालियां उपलब्ध कराने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस। यूएन महासचिव ने दुनिया के अनुरूप और समानता के आधार पर संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने का किया आह्वान। अपने संबोधन में यूक्रेन का किया जिक्र। रूसी हमले को बताया संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी बैठक में की शिरकत। काराबाख में बारूदी सुरंगों के विस्फोट में 6 लोगों की मौत। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर लगाया आरोप। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू करने की बात कही। ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। सिडनी में तापमान 58 साल बाद सबसे उच्चतम स्तर पर। मौसम विभाग ने अल नीनो के प्रभाव से हालात और खराब होने के दिए संकेत। सिडनी के जंगलों में लगी भीषण आग। स्कूलों में छुट्टी की घोषणा। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में तल्खी बढ़ती जा रही है। जहां एक ओर कनाडा में काफी समय से चल रही भारत विरोधी गतिविधियों पर भारत सरकार लगातार कनाडा से कार्रवाई करने को कहती है, वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री के एक बयान ने दोनों देशों के संबंधों को असहज कर दिया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि दोनों देशों ने एक दूसरे के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। पूरी रिपोर्ट देखें। भारत के बीच लंबे समय से द्विपक्षीय संबंध रहे हैं, जो लोकतंत्र, बहुलवाद और मजबूत पारस्परिक संबंधों पर आधारित है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खियां बढ़ चुकी हैं। पिछले कुछ समय से कनाडा में लगातार भारत विरोधी गतिविधियों के चलते मोदी सरकार ने समय समय पर कनाडा की सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं कनाडा के कई राजनेताओं ने भारत विरोधी ताकतों और चरमपंथियों के प्रति नर्म रवैया अपनाया है, जो एक चिंता का विषय है। इसी कड़ी में आग में घी डालने का काम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के उस बयान ने किया, जिसमें उन्होंने भारत विरोधी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ बताकर कनाडा में भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। इस बीच विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत कनाडा के आरोपों को खारिज करता है। हमने उनकी संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को देखा और खारिज किया है, और उनके विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज किया है। कनाडा में हिंसा के किसी भी काम में भारत सरकार की भागीदारी के आरोप बेतुके और प्रेरित हैं। हम कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता वाले एक लोकतांत्रिक राजनीतिक देश हैं। इस तरह के निराधार आरोप भारत विरोधी ताकतों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कनाडा में आश्रय दिया गया है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले पर कनाडाई सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और निरंतर चिंता का विषय रही है। कनाडाई राजनीतिक हस्तियों द्वारा ऐसे तत्वों के प्रति खुले तौर पर सहानुभूति व्यक्त करना गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध सहित कई अवैध गतिविधियों को दी गई जगह कोई नई बात नहीं है। हम भारत सरकार को ऐसे घटनाक्रम से जोड़ने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं। हम कनाडा सरकार से अपनी धरती से सक्रिय सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं।
इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया गया और भारत में स्थित एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। साथ ही संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। हालांकि भारत और कनाडा के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। काफी संख्या में भारतीय वहां रहकर व्यापार या नौकरियां करते हैं। इसके अलावा बहुत से भारतीय छात्र वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर भारत और कनाडा के बीच संबंध और बिगड़े तो निश्चित तौर पर वहां रहने वाले भारतीयों पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही वहां जाने वाले भारतीयों के वीजा पर खासा प्रभाव पड़ सकता है। अगली खबर ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया में एक तो जंगलों में भयंकर आग और ऊपर से देश के कई हिस्सों में भीषण सूखे ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। देश की जलवायु पर भी इसका काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक आग से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में घुलती है। इससे प्रदूषण बढ़ता है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में भी समस्या होती है। धरती पर मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन जंगल की आग को इतना भयावह बना चुका है कि उस पर काबू पाने की बहुत पहले से चली आ रही रणनीतियां अब कारगर साबित नहीं हो रही हैं। तपिश भरे ज्यादा दिन और कम होती बारिशों से जंगलों में आग और भयंकर होकर सुलग रही है। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों से ऑस्ट्रेलिया को जूझना पड़ रहा है। एक तो जंगलों में भयंकर आग और ऊपर से देश के कई हिस्सों में भीषण सूखे ने हालात बद से बदतर किए हुए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने घोषणा की है कि देश में अल नीनो मौसम का पैटर्न चल रहा है, जिसके कारण देश का दक्षिणी पूर्व इलाका भयंकर गर्मी से झुलस रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहर सिडनी में तो तापमान मंगलवार को 34.4 सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि 1965 के बाद सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। उधर मौसम वैज्ञानिक कार्ल ब्रेगेंजा ने कहा कि महाद्वीप के कुछ हिस्सों में भयंकर गर्मी अपने चरम पर है, जिसके कारण कई जगहों पर आग की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। मुझे लगता है कि अल नीनो ने हमारे सामने आग के खतरे और खास तौर से भयंकर गर्मी के खतरे को बढ़ा दिया है। हमने पूर्वी न्यू साउथ वेल्स में विशेष रूप से सूखा देखा है और मुझे लगता है कि इस समय न्यू साउथ वेल्स में 61 जगहों पर आग लगी हुई है। हम कुछ हिस्सों में गर्मी की चरम स्थितियों को देख रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी के आसपास के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में दमकल कर्मी लगे हुए हैं। जंगल में लगी आग इतनी भयंकर है कि पूरा इलाका घने धुएं से भरा हुआ है। बढ़ती गर्मी के साथ ही आग के और भयानक होने की संभावना है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी 2019-2020 के जंगलों की आग को भूला होगा। हम अग्निशामक कठिन परिस्थितियों से जूझते हैं। हमें एक साथ खड़े होने और एक दूसरे की देखभाल करने की जरूरत है। अपने साथियों की मदद करना वास्तव में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमें पेशेवर रवैया अपनाना होता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में बढ़ती गर्मी और जंगलों में आग लगने के खतरे के मद्देनजर मंगलवार को स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने साथ ही लोगों से ज्यादा अपने घरों में रहने की अपील की है। भयंकर गर्मी के कारण आग के लगने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में खतरा और भी बढ़ जाएगा, इसलिए हम अपने स्कूल की सुरक्षा को खतरे में न डाल के विभिन्न उपाय कर रहे हैं। फिलहाल स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली यह आग पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालती है। 2019 से 2020 तक लगी बुशफायर से भी देश की जलवायु पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा था। विशेषज्ञों के मुताबिक उस आग से 400 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में घुली थी। इससे प्रदूषण उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में समस्या होने लगी थी। इसके अलावा इस आग में बड़ी संख्या में जानवरों की भी जान गई थी। चलिए अब आपको दिखाते हैं यूरोप इन दिनों। जहां एक और जंग के मैदान पर रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चल रहे मामलों में भी दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस देखी गई है।
और इस सब के बीच जंग के मैदान की अगर बात करें तो रूस ने यूक्रेन के लवीव शहर पर जोरदार हमला किया है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने मंगलवार को जर्मनी में यूक्रेन रक्षा संपर्क की बैठक में फिर एक बार यूक्रेन के लिए जोरदार समर्थन की बात कही। अब तक जंग के मैदान में लड़ रहे रूस और यूक्रेन अब दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में भी आमने सामने हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस हुई। यूक्रेन की कानूनी टीम के नेता एंटोन कोरेनविच ने कहा कि रूस इस भयानक झूठ के नाम पर मेरे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है कि यूक्रेन अपने ही लोगों के खिलाफ नरसंहार कर रहा है। यूक्रेन ने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के पास रूस के खिलाफ कीव के मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है। यूक्रेन अपने ही लोगों के खिलाफ नरसंहार कर रहा है। इस भयानक झूठ के नाम पर रूस मेरे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है। यह झूठ रूस की आक्रामकता और जीत हासिल करने का बहाना है। रूस ने कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर पश्चिमी यूक्रेन का शहर लवीव मंगलवार तड़के विस्फोटों से दहल गया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक रूसी हवाई हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक औद्योगिक गोदाम में भी भीषण आग लग गई। लवीव शहर के मेयर एंडी सदोवी ने कहा कि क्षेत्र के लिए हवाई हमले के अलर्ट को लगभग 3 घंटे बाद खत्म कर दिया गया। हम 3 घंटे से लवीव पर इस भयानक हमले का सामना कर रहे हैं। हमले के बाद गोदामों में आग लग गई है, भोजन और खाद्य वस्तुएं जलकर खाक हो गई है। इस हमले से सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ है। उधर इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में घायल यूक्रेनी सैनिकों से मुलाकात की। गौरतलब है कि जेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक महासभा को संबोधित करेंगे। हमारे सभी सैनिकों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का केवल एक ही सपना है, जिंदा रहकर अपने जमीन के लिए लड़ना। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने मंगलवार को जर्मनी में यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह के प्रतिभागियों से कीव को वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति जारी रखने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सभी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। मैं इस समूह से आग्रह करता हूं कि वे यूक्रेन के लिए जमीनी स्तर पर वायु रक्षा पर गहराई से काम करना जारी रखें। हमें यूक्रेन को आवश्यक वायु रक्षा प्रणाली और इंटरसेप्टर प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए। हमें यूक्रेन को लड़ाई जारी रखने के लिए जरूरी गोला बारूद दिलाने के लिए भी प्रयास करते रहना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले साल 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान बताकर यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। तब से ही दोनों के बीच जंग जारी है और लगभग 1.5 साल से भी अधिक समय होने के बाद भी युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो वहीं यूरोप में एक और अन्य युद्ध की आग सुलग रही है। अजरबैजान और आर्मीनिया में एक बार फिर संघर्ष भड़क गया। अजरबैजानी सेना ने आर्मीनिया के कब्जे वाले क्षेत्र में घुसते हुए कई जगहों पर हमले किए हैं। आर्मीनिया ने अजरबैजान के कदमों को युद्ध विराम का उल्लंघन करार देते हुए बड़े स्तर पर सैन्य आक्रमण का नाम दिया है। इस सब के बीच दोनों देशों के बीच पिस रहे इलाके काराबाख में मानवीय हालात और बिगड़ गए हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के अलावा यूरोप में एक और युद्ध का मोर्चा फिर से खुलता दिख रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी लंबे समय से चल रहा तनाव मंगलवार को जोरदार संघर्ष में तब्दील हो गया। अजरबैजान के काराबाख के बारूदी सुरंगों में हुए विस्फोट में 6 नागरिकों के मारे जाने के बाद बवाल और बढ़ गया। अजरबैजानी सेना आर्मेनिया के कब्जे वाले क्षेत्र में घुसते हुए कई जगहों पर हमले किए गए। हालांकि अजरबैजान ने आर्मेनियाई नियंत्रण वाला इलाका नारगोनो काराबाख में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू करने की बात कही, तो आर्मेनियाई रक्षा अधिकारियों ने अजरबैजान पर सोची समझी साजिश के तहत मिसाइली तोपखाने से हमले करने का आरोप लगाया। आर्मेनिया ने अजरबैजान के कदमों को युद्ध विराम का उल्लंघन करार देते हुए बड़े स्तर पर सैन्य आक्रमण का नाम दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं के बीच जारी भीषण गोलाबारी में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोगों के घायल होने की खबर है। दोनों देशों के बीच जारी लड़ाई पर रूस ने चिंता जताते हुए नागोर्नो काराबाख खूनी खेल को रोकने की अपील की है।
रूसी विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि लड़ाई के बावजूद क्षेत्र में मॉस्को के शांति सैनिक अपना मिशन जारी रखेंगे। हम नागोर्नो काराबाख में तेजी से बदलते हालात पर बेहद चिंतित हैं। हमें क्षेत्र में जिसे बाकू आतंकवाद विरोधी उपक्रम कहता है, उसकी शुरुआत के बारे में खबरें मिली हैं। रूस परस्पर विरोधी पक्षों को रक्तपात रोकने, तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने और राजनीतिक और राजनयिक समाधानों पर लौटने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है। दरअसल दो समुदाय की लड़ाई में पिस रहे काराबाख के नागरिकों की हालत दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। इससे एक दिन पहले मूलभूत सुविधाओं से बेहाल काराबाख के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस ने राहत सामग्री की पहली खेप भेजी थी। बहरहाल दोनों देशों के इतिहास पर अगर नजर डालें तो अजरबैजान और आर्मेनिया का आपस में 2 बार आमना सामना हो चुका है। पहला युद्ध सोवियत संघ के पतन के ठीक बाद 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ था, जबकि 2020 में दोनों देशों के बीच 29 दिनों तक युद्ध चला था। दरअसल दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ है काराबाख, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता मिली हुई है। काराबाख में बड़ी संख्या में आर्मेनियाई आबादी रहती है। ऐसे में यहाँ आर्मेनिया का कब्जा है। इसी वजह से इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक कुछ दिन पहले अजरबैजान ने आर्मेनियाई नागोर्नो काराबाख में एक सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया, जिसका मकसद सैन्य कार्रवाई के जरिए नागोर्नो काराबाख को आर्मेनियाई के कब्जे से पूरी तरह से मुक्त करना है। एक दिन पहले आर्मेनियाई विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की आशंका जताते हुए कहा था कि अजरबैजान का कूटनीतिक रुख उसके द्वारा सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए जमीन तैयार करने की तरफ इशारा कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां अधिवेशन जारी है। अधिवेशन को संबोधित करते हुए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूएनएससी में वर्तमान दुनिया के अनुरूप और समानता के आधार पर सुधार करने की वकालत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये संस्था 15 सदस्यीय निकाय 1945 की राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को दिखाता है, जो समस्या को हल करने के बजाय और जोखिम बढ़ाता है। गुटेरेस ने दुनिया के देशों को भू राजनीतिक तनाव और चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ आने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया जलवायु संकट से लेकर विघटनकारी प्रौद्योगिकियों तक अस्तित्व संबंधी कई खतरों का सामना कर रही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीकानामा। लीबिया में तूफान और बाढ़ की तबाही के बाद अपनों की तलाश में लगे लोगों का सब्र खत्म हो रहा है। उम्मीद की डोर टूट रही है। लापता लोगों की सूची में नाम बढ़ते जा रहे हैं। इस सब के बीच हजारों की संख्या में लोग एकत्र होकर अब बांध के टूटने की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी करते दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कभी लोगों से गुलजार रहने वाला लीबिया का डेरना आज कचरों की ढेर पर खड़ा है।
सकरी गलियां जहां से लोग अपनी दिनचर्या को बिताते थे, आज वही गलियां कीचड़ों से अटी पड़ी हैं। वीरान हो चुके शहर डेरना में हजारों जिंदगियां असमय काल के गाल में समा गई। हालात इतने गमगीन और गंभीर हो चुके हैं कि आवारा जानवरों को भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। उसे भी अब कीचड़ और मलबे में खाने की चीजें ढूंढनी पड़ रही हैं। शहरों की इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, जैसे उन्हें बैसाखियों के सहारे खड़ा किया गया हो। डेरना की तमाम इमारतों की दीवारें नीचे से खोखली हो चुकी हैं। वजह डेरना में मौजूद बांधों का तूफान डैनियल की वजह से टूटना था। तूफान डैनियल के रूप में डेरना के लोगों पर आफत का पहाड़ टूटा। डेरना में ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जो यहाँ के लोगों की बेबसी बयां कर रही हैं। 57 साल के अयत सलेम शायद उन भाग्यशाली लोगों में शामिल हैं जो आपदा के बाद भी बचने में कामयाब हो गए। करीब 1 हफ्ता पहले जब बांध टूटने से शहर में फ्लैश फ्लड आई तो ये भागकर छत पर चढ़ गए। यह आयत के लिए भयावह सपने से कम नहीं था। मैंने अपने बच्चों को ऊपर जाने दिया और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह टूट गया। पानी ने मुझे एक कमरे में धकेल दिया। कमरा पूरी तरह से कीचड़ से भर गया। ईश्वर की कृपा थी कि मैं बच गया। पानी मेरी गर्दन तक था। मैं लगभग आधे घंटे तक मुश्किल से सांस ले सका, फिर पानी कम हो गया। लीबिया में अपनों की तलाश में इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं तो उम्मीद की डोर टूट रही है। लापता लोगों की सूची में नाम बढ़ते जा रहे हैं। लीबिया के आपदाग्रस्त इलाके में सलेम, सबरीन और हसन जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी उम्मीदें अब खत्म हो रही हैं। 51 वर्षीय सबरीन भी गमगीन है क्योंकि बाढ़ के पानी ने उसके 7 सदस्यों वाले परिवार को लील लिया। पानी कम हुआ तो उनकी तलाश में निकल पड़ी, लेकिन हाथ खाली रहा। बाढ़ में अपने 4 बच्चों को खो चुके 69 वर्षीय हसन के आंसू रुक नहीं रहे। मोबाइल फोन अब उसका साथ दे रहा है, जिसमें सिर्फ प्रियजनों की तस्वीरें ही बची हैं। भगवान हम पर दया करें, हम किसे जवाबदेह ठहराएंगे? कौन जिम्मेदार है? मरने वाले की जिम्मेदारी है या जिनकी वजह से इनकी मौत हुई वो जिम्मेदार हैं? मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मेरे बेटे की मृत्यु हो गई क्योंकि मेरा घर ही उस पर गिर गया था। मैंने ऐसे तूफान की उम्मीद ही नहीं की थी। खिड़कियों से पानी अंदर बहने लगा। बच्चे ने पीछे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कहने के लिए इस तबाही के लिए तूफान डैनियल जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ मौजूद उस बांध के टूटने की जिम्मेदारी कौन लेगा जो पहले से ही जर्जर अवस्था में खड़ा था। डेरना में ऐसे हजारों सलेम मौजूद हैं जिन्होंने बांध की वजह से तबाही झेली। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर अब बांध के टूटने की जिम्मेदारी तय करने की मांग करते दिख रहे हैं। प्रशासन से इस आपदा के बदले सही कार्रवाई करने की मांग हो रही है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक जब प्रशासन को पहले से पता था कि ये दोनों बांध कभी भी टूट सकते हैं तो फिर उसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई। बांध टूटने की घटना के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की जा रही है। तुम हत्यारे हो, तुम डेरना का पुनर्निर्माण कैसे करोगे? ईश्वर ने चाहा तो डेरना का निर्माण उन शहीदों के साथ किया जाएगा जो अब पानी में हैं। तूफान के 1 हफ्ते बाद भी डेरना मदद की बाट जोह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन हालात ऐसे हैं कि समय पर मदद नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, अब बाढ़ से मची तबाही से जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है जो महामारी का रूप ले सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता समूहों ने डेरना के साथ पूर्वी लीबिया के अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को दूषित पानी के कारण हैजा, दस्त, डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर बीमारी के खतरे की चेतावनी दी है। मुझे लगता है कि मृतकों से कोई संचारी रोग नहीं फैलेगा। संक्रामक रोग जीवित बचे लोगों से शुरू हो सकते हैं यदि उनकी पहुंच साफ पानी तक नहीं है और उनके पास सुरक्षित भोजन तक पहुंच नहीं है। हमें कई संक्रामक रोग के मामले दिखने लगे हैं। ऐसे में हमारी प्राथमिकता लोगों तक साफ पानी और सुरक्षित भोजन पहुंचाने की होगी।
बहरहाल प्राकृतिक आपदा के प्रकोप से निकलने के लिए लीबिया को सहारे की जरूरत है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से ही पूरा किया जा सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सहायता से मानवीय क्षति की भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन आर्थिक और भावनात्मक मदद पहुंचाकर उनके गमों को कम जरूर किया जा सकता है। और आइए अब दिखाते हैं विश्व संस्कृति। कोलंबिया के बोगोटा शहर में राष्ट्रीय ऑर्किड मेले की प्रदर्शनी आयोजित की गई। कोलंबिया के लोग तरह तरह के फूलों की खूबसूरती से मनमोहित होते नजर आए। इस मेले में 1000 से अधिक पौधों को प्रदर्शित किया गया है। प्रकृति के अलग अलग रूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कि पहाड़, पर्वत, जंगल आदि। इन्हीं में से एक हैं फूल पौधे। कोलंबिया के बोगोटा शहर में राष्ट्रीय ऑर्किड मेले का प्रदर्शन किया गया। इस मेले के आयोजन में कोलंबिया और मैक्सिको के विभिन्न क्षेत्रों से 1000 से अधिक पौधे लाए गए। मेले में लोग फ़ोन के कैमरे से रंग बिरंगे फूलों की तस्वीरें लेते नजर आए। यह मेला 20 साल से आयोजित होता आ रहा है। इसमें मैक्सिको को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस मेले की खास बात यह है कि यह इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्करण भी था। कोलंबिया का राष्ट्रीय फूल ऑर्किड है, जो अत्यंत मनभावन और सुगंधित होता है। संसार में ऑर्किड ही इकलौता ऐसा पुष्प है जिसमें सबसे अधिक प्रजातियां होती हैं। इसकी 4270 प्रजातियां हैं जो कोलंबिया में पाई जाती हैं। जब से मैंने विज्ञप्ति प्रदर्शनी देखी, मैंने अपने आप से कहा मैं इसे मिस कर रही हूँ। घर पर मेरे पास पहले से ही ऑर्किड है और मैं एक और ऑर्किड घर ले जाना चाहती हूँ। ये प्रदर्शनी ऑर्किड प्रेमियों की पसंद के लिए रखी गई है, ताकि वे पौधों के रंगों और आकारों की विविधता का आनंद ले सकें। घूमने आए लोग फूलों की सुंदरता से आश्चर्यचकित और मनमोहित होते दिखे। कुछ का फूलों से ऐसा लगाव देखा कि वो व्हीलचेयर पर प्रदर्शनी देखने आए थे। ऑर्किड को जो चीज विशेष बनाती है वह है इसके रंग और आकार की सुंदरता। घूमने आए लोगों का यही चीजें ध्यान आकर्षित करती हैं। लोगों का फ़ोन से फूल पौधों का फोटो और वीडियो बना लेना बताता है कि आज भी लोगों का प्रकृति प्रेम बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के आज के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।